तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमें जो चैप्टर हमारे पास में जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, इसके अंदर में हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे पास में है इसको समझना है, इसकी डेरिवेशन समझनी है कि क्या एक्चुअली है। डेरिवेशन फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, एक स्मॉल जी होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं, और कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। मान लो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कैपिटल M। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में जिसका मास है स्मॉल m। जो बड़ा वाला है उसका बड़ा मास है, जो छोटा वाला है छोटा मास है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी हों, तो हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल लॉ कहता है कि जो भी हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स लगता है वो पॉइंट साइज़ पे यानी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट में लगता है, जो चीज़ें गोल होती हैं। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे तुमने बेलन रख दिया और यहाँ पे थाली रख दी, अब इसको अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। वो अट्रैक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास पे। तो जैसे सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, सन और जुपिटर के बीच में, इस तरीके से। सो इसमें जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल M से और स्मॉल m से। यानी कि अगर मैं इसका मास बढ़ाऊँगा तो इनके बीच का फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो इनका डिस्टेंस d है, सो फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर के। यानी अगर मान लो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को मैं इन दोनों को और दूर लेके जाऊँगा तो जो हमारे पास में फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, और इसको अगर मैं पास लेके आऊँगा, इन दोनों को पास लेके आऊँगा, तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी अगर मैं 2 सेंटीमीटर पास लेके आऊँगा तो हमारा फोर्स कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में है। सो उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। नाउ पुट 1 and 2। अब क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m और छोटा m डिवाइड बाय d स्क्वायर। इस m1 ये m1 और ये m2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा, m1 m2 ही बचेगा, इसको m1 और इसको m2 और डिवाइड बाय d2। ठीक है, फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप रिमूव करोगे, हटाओगे कांस्टेंट इसको, तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। सो f इक्वल्स टू, इसको हमने रिमूव किया, रिमूव प्रोपोर्शनलिटी, वी गेट कांस्टेंट g। हमें क्या मिलेगा, g मिलेगा। सो g m1 m2 बाई d स्क्वायर, और ये आपकी फॉर्मूला बन जाएगी ग्रेविटेशन की। ठीक है, सो ये हमारे पास में था। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो इसको मैंने f, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, f इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू g m1 इंटू m2, ये m1 ये m2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, अब मान लो मुझे g के टर्म्स में लिखना है, मान लो मुझे g को बाहर निकालना है। अब आप ये g को बाहर निकालोगे, तो g को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, f, ये f आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर में, तो ये जाएगा f d का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। ये आपके पास g की फॉर्मूला हो जाएगी। पहले आपने f की फॉर्मूला निकाली, f इक्वल्स टू g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, फिर आपने g की फॉर्मूला निकाली f d स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है, अब इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास में, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये kg का माइनस, डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg का स्क्वायर माइनस में, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए, ये हमारे पास में क्या है बेटा, इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, किसकी यूनिट, इस g की यूनिट हो जाएगी हमारे पास में, इस फोर्स की, एक्सेलरेशन की। ठीक, फोर्स की हमारे पास में। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास में किसका हो जाएगा, फोर्स का पूरा। तो हमने ये डिराइव कहाँ से किया कि दो हमारे पास में ऑब्जेक्ट हैं, एक का m1 है, एक का m2 है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो हमने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, यानी दोनों के प्रोडक्ट से हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों को हमने पुट किया तो हमें ये मिला। फिर आप उसको दूसरा फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, और फिर तीसरा फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg का -2 अपॉन में -2। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई यूनिवर्सल लॉ इसकी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। चलो अब हम देखते हैं ग्रेविटी की फॉर्मूला क्या बनेगी। ठीक है, जो आप एक ग्रेविटी निकालते हो, g
इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये वैल्यू एक्चुअली कहाँ से आई, उसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो वो देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, F इक्वल्स टू G m1m2/d²। ये m1 और ये m1 ये m2। अब ये फोर्स की बात देखते हैं। देखो फोर्स का मतलब है कि हम जैसे फोर्स को किस तरीके से लिखते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ग्रेविटी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस फोर्स की जगह पे वी कैन राइट एम जी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई d²। अब देखो क्या होगा, एक m से ये m कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, g इक्वल्स टू कैपिटल जी m बाय d²। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगी किसकी, ग्रेविटी की। और इस फॉर्मूला की हेल्प से आपने ये वाली वैल्यू निकाल दी। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, चलो हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक कार है जो कि किसी पहाड़ की चोटी से गिरी है, 0.5 सेकंड उसको लगा नीचे गिरने में। हमने जी ले लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें पूछा है फाइंड स्पीड एट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जिस मोमेंट पे हमारी गाड़ी गिर रही थी उसकी स्पीड क्या होगी, फिर उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 0.5 सेकंड के अंदर। जब वो 0.5 सेकंड के अंदर जब वो गिर रही थी तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज पता है आपको क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, और उसके पास होता है कि हाइट ऑफ द कार, जहाँ से कार गिरी उसकी हाइट क्या थी। तो उसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं। सो पहले हमारे पास में स्पीड निकाल लेते हैं। सो स्पीड इक्वल्स टू, अपॉन द फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपके पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू थी हमारे पास में। सो v इक्वल्स टू 80। ठीक है, v इक्वल्स टू 80। सो v हमारे पास में तुमको फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये t हमारे पास में कितना था, t हमारे पास में था 0.5। देखो यहाँ पे c हो जाएगा हमारे पास में 0.5। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कार जिसमें स्ट्राइक हुई उसकी स्पीड कितनी थी उस टाइम पे, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो कार हमारी गिर रही थी। ठीक है, दूसरा हमारे पास में एवरेज स्पीड पूछा है। सो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, जब हमारे पास में वैल्यू सेम होती है तो क्या ले लेते हैं, v प्लस u प्लस v डिवाइड बाई 2। इनिशियल स्पीड हमारे पास में कितनी थी, कुछ नहीं थी, यानी कि 0 प्लस हमारे पास v कितना था, v हमारे पास हमने फाइंड किया अभी 5, तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आ गई किसकी, एवरेज स्पीड उस गाड़ी की। मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी ये थी और इसकी एवरेज निकाली हमने 2.5। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी इसकी हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s इज इक्वल्स टू 1/2 AT का स्क्वायर। सो 1/2 हमारे पास में है कांस्टेंट, a हमारे पास में कितना है, a हमारे पास में है 10। सो 10 मल्टीप्लाई t कितना है हमारे पास में, t हमारे पास 0.5 का स्क्वायर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, एंड 2 to 5 2 5 10 और क्या हो जाएगा हमारे पास में 1.25 मीटर्स। सो कितनी ऊंचाई से गाड़ी गिरी है, 1.25 मीटर की ऊंचाई से हमारी गाड़ी गिरी है। उसको गिरने में कितना समय लगा है, 0.5 सेकेंड इसको टाइम लगा है। उसकी एवरेज स्पीड क्या थी हमारी गिरने की, एवरेज स्पीड थी 2.5 मीटर और एक्चुअल स्पीड जिस पॉइंट पे वो गिरी हमारी कार स्ट्राइक की 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास में था इसका एक न्यूमेरिकल। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा मान लो आपको पूछा हो कि हमारे पास में किसी मास का, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका मास मान लो कि हमारे पास 20 kg है। ठीक है, मास में और वेट में आपको डिफरेंस पता है ना। वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है हमारे पास में mg, उसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन। ठीक है, और मास क्या होती है kg। तो कोई बोले कि भाई जिसका मास 20 kg है तो उसका वेट कितना होगा, फाइंड वेट हाउ मच। ठीक है, तो वेट के लिए क्या करेंगे, W इक्वल्स टू m इंटू जी। मास हमारे पास में कितना था 20, जी आप 10 ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी गेट 200 न्यूटन हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, सो 200 न्यूटन हमारे पास में क्या हो गया, ये इसका वेट हो गया। फाइन, अब ऐसे ही मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मान लो कि 30 है तो 300, 40 है तो 400, 50 है तो 500, 60 है तो 600,
70 तो 700, 8 है तो 800, इस तरीके से हमारे पास में आप कर सकते हो। मास हमारे पास में केजी में होता है और वेट हमारे पास में न्यूटन में होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था। उसके बाद से बात करेंगे प्रेशर और थ्रस्ट की। सो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर घट जाएगा, एरिया कम करोगे तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसमें से अब मान लो एग्जांपल आपको दिया हो कि हमारे पास में एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है हमारे पास 5 kg इसका मास है, और उसके डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट। तो लेंथ हमारे पास मान लो 40 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब पता करना है कि भाई फाइंड करो प्रेशर कितना उसके ऊपर लगेगा जब इसको हम रखेंगे ज़मीन पे। तो सो प्रेशर हमारे पास में क्या होता है? पहले तो थ्रस्ट की बात करो। थ्रस्ट क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी। सो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी। सो मास हमारे पास में था 5 इंटू आप इसको लगा लो 9.8 या 10 ले लेते हैं मान लो, तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन का हमारे पास ये थ्रस्ट लगा। अब उसके बाद से एरिया पता करना है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर का होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट लिखो या फिर फोर्स लिखो, दोनों बात एक ही है। तो हमने फोर्स तो निकाल लिया, कितना लगा फोर्स लगा 50 न्यूटन। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो, यानी कि L इंटू बी करो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? इसको लेंथ इंटू ब्रेथ को करोगे तो यहाँ कर लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास में थी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास में थी 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारे पास में 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर या फिर 0.08 मीटर का स्क्वायर। फाइन, नाउ वी विल पुट ऑन इक्वेशन। हम इसको पुट करेंगे प्रेशर इज इक्वल्स हो जाएगा फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट हमने निकाला था 50 न्यूटन का, ये रहा 50 न्यूटन डिवाइड बाई हमारे पास में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.08। तो ये ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। ये हमारा फार्मूला, इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशंस और हमारे पास फार्मूलाज के हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको से प्रिपेयर कर लेना। फाइन, सो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे कि कैसे हम जो ये वर्क एनर्जी है उसकी कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है।